झारखंड सरकार आपके घर डिजी साथ लेकर आई है। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डीजी साथ अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा है कॉपी और कलम लेकर के आप सब टीवी के सामने बैठे होंगे और आज के पढ़ाए जाने वाले पाठ का नोट्स अच्छी तरीके से बनाएंगे और प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 10वीं के पहले चैप्टर मैथ्स के वास्तविक संख्या को देखेंगे और साइंस के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 1 पार्ट 2 को देखेंगे, जिसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी, कुछ क्विज भी हम लोग वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। ठीक इसी प्रकार कक्षा 12 में हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही फिजिक्स के विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर को भी पढ़ेंगे और इसके रोचक प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो ये वीडियो है वास्तविक संख्याएं का पार्ट 1। चलिए देखते हैं पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए थ्योरम देखते हैं एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जमा r हो, जहां पर r 0 से बड़ा या बराबर है तथा r b से छोटा है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो पूर्णांक दिया हो, धनात्मक पूर्णांक, तो हम ऐसी दो संख्याएं निकाल सकते हैं q और r, जिससे a बराबर bq जमा r एक जो समीकरण है वो सेटिस्फाई करेगा। और r जो है, r यहाँ पर शेषफल दर्शाता है। r 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और r b से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF परिकलित करने की एक तकनीक है। यानी HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b का HCF सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक d है, जो a और b दोनों को विभाजित करता है। मतलब HCF, जिसको हम इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो दो संख्याओं का वो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है जो दोनों ही संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। दो धनात्मक पूर्णांकों, मान लीजिए c और d, जहां c d से बड़ा है, का HCF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। यानी ये वो सारे स्टेप्स हैं, वो चरण हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने। स्टेप 1, C और D के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसीलिए हम इससे Q और R ज्ञात कर सकते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो, जहां C दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, बराबर D छोटी संख्या, Q भाजक जमा R शेषफल। जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा ये शेषफल D से छोटा होगा। चरण 2 यानी स्टेप 2, यदि R 0 के बराबर, यहाँ पे हमारे पास दो केसेस आते हैं, या R 0 के बराबर होगा या R 0 से बड़ा होगा। तो यदि R 0 के बराबर है तब D पूर्णांकों C और D का HCF है और यहीं पे हमारा हल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा केस,
यदि r 0 के बराबर नहीं है तो d और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग कीजिए। स्टेप 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF होगा। चलिए एक प्रश्न देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हल। पहला चरण, यहाँ पे 12576 बड़ा है 4052 से, तो हम 12576 और 4052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और हमें प्राप्त होगा 12576 बराबर 4052 गुने में 3 जमा 420। चलिए देखते हैं ये हमने कैसे प्राप्त किया। भाग का साइन बनाएंगे। जो इन दोनों में से बड़ी संख्या है उसको भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा जो छोटी संख्या है उसको भाजक की जगह लिखेंगे और इसको भाग देंगे। 3 बार में ये आएगा 12156, तो घटाने पर हमें शेषफल 420 प्राप्त होता है। क्योंकि शेषफल 420 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए हम 4052 और 420 के लिए यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अब हम इसके आगे अगला स्टेप कैसे लेंगे। ये हमारा पिछला आंसर है। दूसरा हम भाग का साइन फिर से बनाएंगे तथा 4052 जो कि पिछले स्टेप पर भाजक था उसको हम भाज्य की तरह यहाँ लिखेंगे तथा 420 जो पिछले स्टेप में शेषफल था उसको हम भाजक के रूप में लिखेंगे। तो हर बार हमें ये इसी प्रकार करना है, भाजक को भाज्य की तरह लिखना है तथा शेषफल को भाजक की तरह लिखना है। फिर हम इसको दोबारा भाग करेंगे। 9 बार में ये आता है 3780, घटाने पर शेषफल प्राप्त होगा 272। क्योंकि शेषफल 272 0 के बराबर नहीं है तो हम 272 तथा 420 में दोबारा से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो नए भाजक 420 और नए शेषफल 272 को लेकर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे हमें प्राप्त होगा 420 बराबर 272 गुने में 1 जमा 148। इसमें हम फिर 420 को भाज्य के रूप में लिखेंगे तथा 272 को भाजक के रूप में लिखेंगे तथा 1 आया हमारा भागफल। इसको भाग देने पर शेषफल प्राप्त होता है 148। नए भाजक 272 और नए शेषफल 148 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फिर से प्रयोग करेंगे और ये हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आता। अब 148 और 272 को लेते हैं और आगे हल करते हैं। इस पे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हमें 148 भाजक प्राप्त हुआ है तथा शेषफल 124 प्राप्त हुआ है, जिस पे हम फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इससे ये आएगा 148 बराबर में 124 गुने में 1 जमा 24। हम नए भाजक 124 और नए शेषफल 24 पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग फिर से करेंगे और इससे हमें मिलेगा 124 बराबर 24 गुने में 5 जमा 4। अब नया भाजक है 24 और नया शेषफल है 4। इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। क्योंकि ये लास्ट स्टेप है इसलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब 24 को हम भाज्य की जगह पर लिखेंगे तथा 4 को भाजक की जगह पर लिखेंगे। 4 में अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 24 प्राप्त होगा, यानी इस स्टेप पर हमारा जो उत्तर है, जो शेषफल है, वो 0 आता है। क्योंकि अब शेषफल 0 के बराबर आ चुका है तो इस स्टेप पे जो हमारा भाजक है यानी कि 4, वो इस प्रश्न का उत्तर है, यानी 4052 तथा 12576 का HCF 4 है। इस वीडियो में हमने सीखा
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगली वीडियो में हम देखेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा तथा HCF और LCM। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का भाग 2 पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, HCF तथा LCM। प्रमेय 1.2 यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी भाज्य संख्या को अगर हम गुणनखंडित करें यानी उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अद्वितीय होता है। यानी जैसे 6 का गुणनखंडित करें हम तो 2 गुने में 3, तो 6 को गुणनखंडित करने पर हर बार 2 गुने में 3 ही आएगा। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी किसी प्राकृतिक संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए अब देखते हैं इस प्रमेय में प्रयोग होने वाले भाज्य संख्या की परिभाषा। भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्रथम कुछ भाज्य संख्याएं हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 तथा 16 एंड सो। जैसे 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने में 2 यानी 4 1 से तो विभाजित होती है और 4 से विभाजित होती है, और 1 और 4 के अलावा 4 2 से भी विभाजित होती है। इसी प्रकार 6 बराबर में 2 गुने 3, 6 1 तथा 6 के अलावा भी 2 अन्य संख्याओं से विभाजित होती है जो कि है 2 तथा 3। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हल निकालते हैं। सबसे पहले हमने 26 का अभाज्य गुणनखंड किया।
जो है 2 गुने में 13। इसके बाद हम 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, वो है 7 गुने में 13। अब इन दोनों में ही 13 जो है वो सामान्य है यानी कॉमन है, तो HCF जो है 26 और 91 का वो हो जाएगा 13 तथा LCM होगा 26 और 91 का 2 गुने में 13 गुने में 7। चलिए देखते हैं कैसे आया। अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कुछ इस प्रकार था, 26 बराबर 2 गुने 13 तथा 91 बराबर में 7 गुने में 13। तो हमने पहले लिखा ये 2 गुने में जो दोनों में ही समान है, जो कि HCF है इसका, वो गुने में बचा हुआ 7। इस प्रकार हमने सभी संख्याओं को लिख लिया है। बस जो सामान्य है यानी कॉमन संख्याएं जो है उसको एक बार लिखना है। इस सबको गुना करने पर 182 आता है, तो 182 LCM है 26 तथा 91। ध्यान दीजिए 26 तथा 91 का HCF बराबर है 13, यानी संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। इसी प्रकार LCM 26 और 91 का है 2 गुने में 7 गुने में 13, जो कि बराबर है 182 के। वो क्या है? वो है संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी HCF होता है जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है तथा LCM होता है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अगला प्रश्न देखते हैं। संख्याओं 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए हल देखते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने में 2 गुने में 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड है 3 गुने में 5 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने में 7। अब आप देख सकते हैं कि तीनों में ही 3 उभयनिष्ठ है, यानी HCF 12, 15, 21 का होगा 3। चलिए LCM देखते हैं। LCM के लिए हमने तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड लिख लिया है, तो LCM आएगा 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 7, जो कि आएगा 420। इसमें हमने क्या किया है, 2 फिर ये 2 हमने लिखा है, 3 जो तीनों में ही कॉमन है यानी उभयनिष्ठ है उसको एक बार लिखा है, 5 की सबसे बड़ी घात 1 है यानी एक बार 5 आया है तो 5 लिखा है, गुने में 7 भी सिर्फ एक बार आया है तो हमने 7 लिखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें 12 में 2 की सबसे बड़ी घात 2 है तो हमने 2 को 2 बार लिखा है। गुने में 3 की सबसे बड़ी घात 1 है तो हमने 1 बार लिखा है। गुने में 5 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 5 भी एक बार लिखा है तथा 7 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 7 को भी एक बार लिखा है। इस प्रकार LCM का मान आया है 420। चलिए देखते हैं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B तथा उसके HCF और LCM के बीच में संबंध। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों A और B के लिए A और B का HCF गुने में A और B का LCM बराबर होता है A गुने में B। तो यह एक सूत्र है जिसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। 306 तथा 657 का HCF 9 दिया है तथा हमें ज्ञात करना है 306 तथा 657 का LCM। तो इस प्रश्न में हमें दोनों संख्याएं दी हुई है तथा दोनों संख्याओं का HCF दिया हुआ है, हमें इसका LCM निकालना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। हम इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे जो सूत्र हमने पिछली स्लाइड में किया था, जो है HCF ऑफ A और B गुने में LCM ऑफ A और B बराबर में A गुने में B। अब अगर हम इस सूत्र में दिए हुए मान को रखते हैं तो हमें मिलेगा 306 तथा 657 का HCF गुने में 306 तथा 657 का LCM बराबर होगा 306 गुने में 657। अब हम यहाँ पर
HCF का मान रखेंगे जो है 9, तो ये आएगा हमारे पास 9 गुने में 306 तथा 657 का एलसीएम बराबर में 306 गुने में 657। यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो हमें प्राप्त होगा दोनों संख्याओं का एलसीएम बराबर में 306 गुने में 657 बटे में 9। अब हम इस 9 से 306 को काटते हैं, ये 34 बार में कटेगा, तो दोनों संख्याओं को अब गुना करेंगे। 34 गुने में 657, ये आएगा 22,338, यानी 306 तथा 657 का एलसीएम 22,338 है। तो इस वीडियो में हमने आज सीखा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, भाज्य संख्या की परिभाषा, HCF तथा LCM। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक बदलाव के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को, और अंत में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रासायनिक बदलाव को जानते हुए। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि दूध को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं। तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा, तो हमें एक बात पता चलेगी कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई है। जैसा कि धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी। दूध की बात करें तो वो दही में बदल गया था, और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था। ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रासायनिक बदलाव थे, और ये हमें बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो किस तरह से,
जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी इन तीनों परिस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंग का हो गया था, जो दही थी वो दूध से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पक गया था। एक और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ तो हमें बता दिया गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक है या नहीं है? ये पता करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक है या नहीं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 तरीके की अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो मान लीजिए कि कोई तत्व ठोस अवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रासायनिक बदलाव है। और आखिरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रासायनिक बदलाव होगा। ये तो थी रासायनिक बदलाव की बात। अब मान लीजिए कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, जहां पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे फायदा क्या होगा? अब हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, उससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही संक्षेप में लिखा है। अब यहाँ पर हमने शब्दों का यूज किया है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके की समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक बदलाव के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर भोजन का पकना। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और एक भिन्न प्रकृति वाले तत्व का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक समीकरण के बारे में, जहां हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जा सकता है
उसके बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। धन्यवाद। झारखंड सरकार आपके घर। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में रिलेशंस एंड फंक्शंस कहते हैं। संबंध को इंग्लिश में रिलेशन कहते हैं तथा फलन को इंग्लिश में फंक्शंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन की पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे। भूमिका तथा संबंधों के प्रकार। आप लोगों ने 11वीं कक्षा में संबंध, फलन, प्रांत यानी कि डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन तथा परिसर आदि के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। पहला देखते हैं रिक्त संबंध। तो चलिए जानते हैं रिक्त संबंध क्या होता है। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध R एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अर्थात R बराबर में फाई है जो कि A क्रॉस A का एक सबसेट है, यानी उप समुच्चय। अगली परिभाषा देखते हैं। सार्वत्रिक संबंध। समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित है, अर्थात R बराबर है A क्रॉस A के। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तब R बराबर A, B जहां A B की बहन है द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। तो देखिए यहाँ पर स्कूल बालकों का है, यानी यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं, और अगर यहाँ पर लड़कियां नहीं हैं तो A B की बहन है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। यानी अगर हम बात करें कि एक स्कूल में सिर्फ लड़के ही पढ़ते हैं तो उस स्कूल के किसी दो विद्यार्थियों में ऐसा संबंध पॉसिबल नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हो, तो ये रिक्त संबंध कहलाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं।
R डैश बराबर है A, B, जहां पर A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। तो आप लोग जानते हैं 3 मीटर लंबाई कितनी होती है। हमें ये बताना है कि A तथा B दो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयों का बीच का अंतर 3 मीटर से कम है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सभी विद्यार्थियों के बीच का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। 3 मीटर से अधिक किसी भी दो व्यक्तियों की ऊंचाइयों का अंतर नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। अब समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव कहलाता है यदि प्रत्येक स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कि हर एक छोटा a बड़े A के समुच्चय में है के लिए A, R में बिलोंग करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है सममित यानी कि सिमेट्रिक। सममित कहलाएगा यदि समस्त A1, A2 बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R से A2, A1 बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है। यानी अगर दो कोई एलिमेंट समुच्चय A में है तो A1, A2 R में अगर है तो A2, A1 भी R में होगा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझेंगे। थर्ड, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव। संक्रामक कहलाएगा यदि समस्त A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A के लिए A1, A2 बिलोंग्स टू R तथा A2, A3 बिलोंग्स टू R से A1, A3 बिलोंग्स टू R प्राप्त हो। यानी कोई भी तीन एलिमेंट अगर कैपिटल A यानी कि समुच्चय A में है तथा A1 का संबंध A2 से है तथा A2 का संबंध A3 से है तो A1 का संबंध A3 से हो तो हम इसको संक्रामक कहेंगे। A पर परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वह स्वतुल्य हो, सममित हो तथा संक्रामक हो। यानी जो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीनों अगर हैं तो हम ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R बराबर T1, T2 इस प्रकार से परिभाषित है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। ये एक ऐसा संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो चलिए एक एक करके तीनों को चेक करते हैं हम। प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। माना कि T1 T में बिलोंग करता है, यानी कि T1 एक त्रिभुज है जो कि समुच्चय T में है। मान लेते हैं T1 त्रिभुज ABC है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप जानते हैं कि ये ऑब्वियस है कि त्रिभुज ABC अपने आप के सर्वांग सम होगा, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। अर्थात हमें प्राप्त होता है T1 सर्वांग सम है T1 के। यानी अगर ये दोनों आपस में सर्वांग सम है तो ये इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं, यानी T1, T1 बिलोंग करता है R में। तो संबंध R स्वतुल्य है। चलिए अब चेक करते हैं क्या ये सममित है। माना कि T1 और T2 दो ऐसे त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में है। अब T1 T2 बिलोंग करता है R के, यानी T1 सर्वांग सम है T2 के। अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। और अगर T2 T1 के सर्वांग सम है अर्थात T2, T1 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R सममित है।
तो यहाँ से हमने ये देखा कि हमें इस तरीके से सिद्ध करना है कि अगर T1 T2 के संबंधित है, तो हम अगर ये सिद्ध कर पाए कि T2 भी T1 के संबंधित है, तो ऐसे संबंध सममित कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। माना कि T1, T2, T3 ऐसे 3 त्रिभुज हैं जो समुच्चय T में बिलोंग करते हैं तथा T1, T2 बिलोंग करता है R में तथा T2, T3 बिलोंग करता है R में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि T1 सर्वांग है T2 के तथा T2 सर्वांग है T3 के। तो क्या आप जानते हैं सर्वांग के रूल्स को अगर हम जाने तो अगर एक त्रिभुज T1 T2 के सर्वांग है और T2 T3 के सर्वांग है, इसका अर्थ है कि T1 T2 के सर्वांग है तथा T2 T3 के सर्वांग है। यानी इससे हमें प्राप्त होता है कि T1 T3 के सर्वांग है, और अगर T1 T3 के सर्वांग है तो संबंध के परिभाषा के हिसाब से T1, T3 बिलोंग करता है R में, यानी संबंध R संक्रामक है। अब क्योंकि संबंध R स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है, इसीलिए यह एक तुल्यता संबंध है। तो इस वीडियो में हमने संबंधों के प्रकार पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम फलनों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए भौतिकी के इस विषय को आरंभ करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के प्रथम भाग को समझेंगे और जानेंगे वैद्युत आवेश को, जिसके बाद इसी पर आधारित कुछ प्रकार के पदार्थों के बारे में जानेंगे जो कहलाते हैं विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हीं विषयों के साथ, जिसमें सबसे पहले है वैद्युत आवेश। दोस्तों, हमने हमारे आम जीवन में बहुत सी परिघटनाओं को घटित होते देखा है, जैसे सर्द मौसम में कभी कभी दरवाजे का हैंडल पकड़ने पर उसमें से अचानक एक बिजली का झटका जैसा लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? इसके अतिरिक्त आप सभी ने बारिश के समय आसमान में चमकने वाली बिजली तो देखी ही होगी। और क्या कभी आपने अपने सूखे बालों से किसी गुब्बारे या कंघी को रगड़कर देखा है? क्या आपके बाल भी उस गुब्बारे या कंघी की तरफ आकर्षण के कारण खड़े हो जाते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है
कि इन सभी परिघटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, इन सभी परिघटनाओं के होने का कारण है वैद्युत आवेश। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह वैद्युत आवेश क्या होता है और कैसे वह इन परिघटनाओं के होने का कारण है। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, वैद्युत आवेश तथा इसकी प्रकृति को समझने के लिए एक प्रयोग करके देखिएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं इसे यहाँ इस चित्र में दर्शा रही हूँ कि आखिर यह प्रयोग करना कैसे है। तो सबसे पहले आप किसी सेलो टेप की 2 पट्टियों को काटकर उन्हें एक दूसरे पर चिपका दें। फिर दोनों पट्टियों को एक झटके के साथ एक दूसरे पर से छुड़ाकर और फिर से निकट लाएं। ऐसा करने पर दोनों पट्टियां एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। यानी इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पट्टियों पर कुछ अलग अलग प्रकार का पदार्थ उपस्थित है। अब इसी प्रकार टेप की दोनों पट्टियों को टेबल से अलग अलग चिपकाकर दोनों को जोर से खींच टेबल से अलग करें। इसके बाद दोनों पट्टियों को फिर से पहले की तरह पास लाएं। क्या अभी भी दोनों पट्टियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं? जी नहीं, अब दोनों ही पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी, अर्थात दोनों ही टेप की पट्टियों पर एक जैसा पदार्थ है। और दोस्तों, ये पदार्थ को ही समझा जा सकता है वैद्युत आवेश। और दोस्तों, इस प्रयोग की सहायता से हमें यह भी पता लग पाया कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, किंतु कौन कौन से? यह प्रश्न भी उस समय के वैज्ञानिकों के दिमाग में घूमता रहता था। प्रयोगों के आधार पर यह भी पाया गया कि जब समान प्रकार के आवेश परस्पर संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जबकि इसके विपरीत 2 अलग अलग प्रकार के आवेश एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं, यानी ऐसे आवेशों के बीच आकर्षण होता है। दोस्तों, इन आवेशों की प्रकृति के बारे में हमें बताया उस समय के एक वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने कहा कि आवेश या तो धनात्मक होते हैं, जिसे कुछ इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, या फिर आवेश ऋणात्मक होते हैं, जिन्हें दर्शाया जाता है कुछ ऐसे। आवेशों की इसी प्रकृति तथा उपस्थिति की जांच करने के लिए एक उपकरण भी बनाया गया, जिसे नाम दिया गया स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। दोस्तों, इस प्रकार के उपकरण में जब किसी आवेशित वस्तु को विद्युतदर्शी के ऊपर स्थित गेंदनुमा संरचना के पास लाया जाता है, तो विद्युतदर्शी के स्वर्णपत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना आरंभ कर देते हैं, जिससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि पास लाई गई वस्तु पर आवेश उपस्थित था। इसके अतिरिक्त स्वर्ण पत्रों के बीच जितना अधिक प्रतिकर्षण होगा, वस्तु उतनी ही अधिक आवेशित होगी। चलिए अब बात करते हैं कि किसी वस्तु को आवेशित किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं, जिसमें से पहली विधि कहलाती है घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि में जब किन्हीं 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी विधि कहलाती है संपर्क द्वारा आवेशन, जिसमें आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित होता है। और अंतिम विधि कहलाती है प्रेरण द्वारा आवेशन, जिसमें किसी दूसरी वस्तु पर आवेश पास में रखी आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, वैद्युत आवेश के गमन पर ही आधारित है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और इन पदार्थों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी। चलिए इनकी भिन्नताओं पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर विद्युत प्रवाहित होने देते हैं, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं करते।
और इन दोनों के ही विपरीत अर्धचालक अपने अंदर विद्युत तो प्रवाहित करते हैं, किंतु ये आवेशों की गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक पदार्थों का निम्न या न के बराबर प्रतिरोध होता है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ में उच्च प्रतिरोध होता है। और इसके अतिरिक्त अर्धचालक का प्रतिरोध चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ के मध्य होता है। चलिए इनके उदाहरणों पर विचार करते हैं। दोस्तों, विद्युत चालक का सबसे अच्छा उदाहरण है धातु, जिनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, जबकि विद्युत रोधी पदार्थ का उदाहरण है प्लास्टिक। और अर्धचालक का एक उदाहरण है सिलिकॉन। तो आशा करते हैं कि आपको इन तीनों ही पदार्थों के मध्य अंतर समझ आए होंगे। चलिए अब इसी पर आधारित एक खेल खेलते हैं। दोस्तों, यहाँ एक अलमारी में कुछ सामान रखा है और यहाँ आपके सामने 3 टोकरी रखी हैं, जिन पर विद्युत चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी लिखा है। अब खेल के नियम यह हैं कि मैं यहाँ से एक एक चीज को उठाऊंगी और आपको मुझे यह बताना है कि यह कौन सी वाली टोकरी में जाएगी। सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे पूरे 10 अंक और गलत के लिए 0। आपको ये खेल अपनी कॉपी में खेलना है। आपको लिखना है उस वस्तु का नाम और उसके आगे उसकी टोकरी का नाम। तो चलिए शुरू करें। आप अपनी कॉपी और पेन के साथ तैयार हैं ना? तो चलिए उठाते हैं अपनी पहली वस्तु, जो है एक लकड़ी का टुकड़ा। क्या लगता है आपको, यह किस टोकरी में जाना चाहिए? क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया? तो दोस्तों, यह जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। सही उत्तर देने वाले अपने 10 अंक लिख सकते हैं आप। चलिए अब लेते हैं अपनी दूसरी वस्तु, जो है कोई धातु। चलिए आप इसके लिए भी टोकरी का नाम लिख लीजिए। अगर आपने लिखा है विद्युत चालक, तो आप अपने 10 अंक लिख लीजिए, क्योंकि यह एक विद्युत चालक ही है। आइए अब तीसरी वस्तु की बारी है, जो है एक सिलिकॉन का टुकड़ा। क्या आप इसके लिए भी अपना उत्तर लिख चुके हैं? तो दोस्तों, यह है एक अर्धचालक, जिसके कारण यह जाएगा अर्धचालक वाली टोकरी में। अब बारी आती है अगली वस्तु की, जो है एक कांच का गिलास। क्या आपने इसके लिए भी सही टोकरी ढूंढ ली है? चलिए देखते हैं। तो क्योंकि कांच एक विद्युत रोधी पदार्थ है, इसलिए यह वस्तु जाएगी विद्युत रोधी वाली टोकरी में। और अंत में एक बिल्ली। क्या आपने अपना उत्तर लिख लिया है? तो अगर आपने लिखा है कि इसे विद्युत चालक वाली टोकरी में जाना चाहिए, तो यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जंतुओं का शरीर विद्युत चालक प्रकार का होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि जीव जंतुओं को बिजली के झटके अक्सर लग जाते हैं। तो आप में से कौन यह खेल जीता? दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना कि सर्द मौसम में दरवाजे के हैंडल को छूने से अक्सर लगने वाला बिजली का झटका, या सूखे बालों में गुब्बारे को रगड़ने के पश्चात बालों का सीधा खड़े हो जाना, या बारिश के दिनों में दिखाई देने वाली बिजली या तड़ित के पीछे केवल एक ही कारण होता है, जिसे कहा जाता है विद्युत आवेश, जो 2 प्रकार के होते हैं तथा उनके बीच होने वाले परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। और अंत में हमने जाना 3 भिन्न प्रकार के पदार्थों के विषय में। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों, इसी पाठ के अगले वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं विद्युत आवेशों के कुछ मूल गुणों को। तब तक आप घर जाकर आज के पढ़ाए गए विषयों को अपनी पुस्तक से दोहराने की कोशिश करें। धन्यवाद।
नमस्ते दोस्तों, आशा है आज के एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नोट्स बनाए होंगे, सवालों को किया होगा। तो आइए देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। कक्षा 10 में वास्तविक संख्या के पाठ को शुरुआत करी हमने। साइंस में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 और उसके सवालों को किया। क्लास 12 में संबंध एवं फलन के पहले पाठ की शुरुआत करी और फिजिक्स में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट 1 को कवर करके उसके क्विज को किया। अब ये देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल कक्षा 10 में सोशल साइंस में विकास चैप्टर की शुरुआत करेंगे और उसका पहला और दूसरा पाठ देखेंगे और अंग्रेजी में अ लेटर टू गॉड के पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में केमिस्ट्री में ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के चैप्टर को की शुरुआत करेंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे उसका। बायोलॉजी में जीवों में जनन पाठ की शुरुआत करेंगे और उसका क्विज भी करेंगे। दोस्तों, पूरे पाठ का जो आज हमने जो एपिसोड देखा उसका पुनः प्रसारण भी किया जाएगा। तो यदि आपके किसी दोस्त ने इस एपिसोड को छोड़ दिया होगा या मिस कर दिया होगा तो उन्हें आप ये बता सकते हैं, आप खुद भी रिवाइज करने के लिए इसका पुनः प्रसारण देख सकते हैं। इस एपिसोड को ठीक 4 बजे YouTube इकोवेशन के YouTube चैनल पे लाइव किया जाएगा और 4 बजे से इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। DigiSath इकोवेशन YouTube पे सर्च करके आप वीडियो तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार रोज आपके लिए शिक्षण सामग्री लाएगी। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। यदि आपको कोई प्रश्न है तो कृपया इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-572-8585 या हमें ईमेल करें। धन्यवाद।